नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। करीब करीब 5 साल के बाद एक ऐसा कानून क्रियान्वित किया गया है इस देश में चुनाव के ठीक पहले, जिसे लेकर के पूरे समाज में एक दुविधा सी बनी हुई है। और एक बड़ा समाज ऐसा है जो कि इस कानून को लेकर के बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है। हालांकि जो कुछ भी इस कानून के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रख रहे हैं वो लोग भी डरे हुए हैं। और ये कानून और कोई नहीं, नागरिकता संशोधन कानून है, जिसे कि हम CAA कहते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए दो और इसकी ब्रांच है, जिसको ले लीजिए NRC और NPR, जिसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल सिटीजन रजिस्टर माना जा रहा है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है आज गांधीवाद को पूरी तरह से जीने वाली एक विदुषी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी को। तो हम सीधे उनसे मुखातिब कराते हैं आपको। जागृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के मार्फत कि ये जो कानून लाया गया है 5 साल के बाद 2019 में इसे राज्यसभा और लोकसभा से पारित करवाया गया और उसके बाद से एकदम से खामोशी रही। अचानक इलेक्शन के ठीक पहले इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये CAA कानून है क्या? देखिए, दरअसल में जैसा बता रही है सरकार, अगर उसी पे जाएं तो ये केवल और केवल पहले की तरह नहीं, अभी जो नोटिफिकेशन आने के बाद जिस तरह की बातें आई हैं वो ये कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, खास करके उनको मुस्लिम कंट्रीज कहा जा सकता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन देशों में जो अल्पसंख्यक आबादी है, खासकर उसमें हिंदू, सिख जातियां हैं या ईसाई हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको तथाकथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिनकी बहुत प्रताड़ना हो रही है, हालांकि इसमें सच्चाई भी है कि उनके साथ ज्यादती होती है वहां पर, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए उन लोगों ने बहुत समय से ये कोशिश की है। बहुत सारे लोग वैसे भी आते रहे हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए ये कवायद की जा रही है। और इसलिए इसमें किसी की, अभी जो गृह मंत्री का भी बयान है कि हम किसी की नागरिकता छीनने नहीं जा रहे हैं, तो जो आशंकाएं थी 2019 में वो यही थी कि आप नागरिकता रजिस्टर तैयार करेंगे, और जैसा कि आसाम के अनुभव बताते हैं, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मसला है और हर स्टेट वाइज अलग अलग इसका प्रभाव होना है। तो आसाम में एक तरफ जहां बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी ही आकर के सालों साल से रह रही है और उनमें से बहुत सारों को काफी सारा हक यहाँ मिल भी गया है, वो वोटर भी हैं, वो उनके पास और तमाम व्यवस्थाएं हैं। और कहा यह जाता है बीजेपी की राजनीति में कि डेमोग्राफिक जो है वहां पे डिसबैलेंस है, तो वो उसकी वजह से वहां पे जो किया गया, जो जिस तरह से प्रयोग किया गया, उसमें बड़े बड़े होम्स बना करके और उन लोगों को जेल खानों में कैद किया गया, और उसमें बड़ी संख्या में हिंदू कम्युनिटी भी निकली। 40 लाख लोगों का और 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो वो जो एक तरह से बिल्कुल फेल अनुभव था, जो जिसका कॉम्प्लिकेशन ये रहा कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, बहुत परिवार बर्बाद हुए, जिनको जेलों में रहना पड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास कागज पूरे नहीं है या उनको डाउटफुल सिटीजन की कैटेगरी में डाला गया। तो ये सारा जो मामला था, उसकी वजह से इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ देश में। लेकिन अभी जिस तरह से 4 साल काफी गंगा में पानी बह गया है और लोगों की मानसिकता में इस तरह से बातें बैठाई गई हैं, जो हम लोग पहले भी चाहते थे कि अगर आप कोई कानून ला रहे हैं तो लोगों की इसकी समझदारी होनी चाहिए।
लेकिन टेरर क्रिएट करके या आतंक बना करके नहीं थोपा जाना चाहिए कोई कानून। एक चीज जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने जो कंट्री चुनी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, और वहां ये कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर जिन लोगों को यातना दी जा रही है या उनको प्रताड़ना दी जा रही है, तो एक चीज जो अपने संविधान में अनुच्छेद 14 में जो कुछ चीजें दी गई हैं, जिसके तहत आप धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं शरणार्थियों को। जी, आर्टिकल 14 पे। और जहां तक आप बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून जो है वो भी इसकी मान्यता नहीं देगा। तो आप किस आधार पर आप इन 3 देशों में धर्म के नाम पर सताए हुए लोगों को आप अपने यहाँ शरणार्थी मानेंगे? यही बहुत कहते हैं सेंसिटिव मामला जो हुआ, एनआरसी का पूरा जो आंदोलन हुआ या लोगों ने विरोध किया, उसकी वजह यही थी कि आप लोगों को उनके जहां भी सताए गए हैं, या ह्यूमैनिटेरियन हम लोग ग्राउंड पे अगर कहें तो किसी को भी मना नहीं किया जाना चाहिए। जिनको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है और वो आपसे शरणार्थी के रूप में मदद मांग रहे हैं, तो किसी को भी मदद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस कानून के आने के ठीक पहले क्या माहौल बनाया गया था कि बहुत सारे रोहिंग्या हैं जो यहाँ जबरन आकर रह रहे हैं, और उसमें जो है उनको बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं, इनको बाहर किया जाना जरूरी है। इनकी वजह से हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है, या हम और एक्सट्रीम पे जाएं तो यहाँ तक कि हिंदू कम हो जाएंगे, किसी दिन आबादी मुस्लिमों की इतनी बढ़ जाएगी। ये जो पॉलिटिक्स की जाती है ना, ये विभेदनकारी पॉलिटिक्स है अपने आप में। और फिर वही आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, तो अभी भी म्यांमार से बहुत सारे लोग जिस स्टेट में आए हैं और जहां उनकी सरकार है, वो कहती है कि नहीं हम किसी को मना नहीं करेंगे आने से, वो बैठा के खिला रहे हैं, रख रहे हैं। तो एक तरफ ये है, तो फिर कश्मीर में जाते हैं तो आप अलग तरह से वहां ट्रीट करने की बात आती है। साउथ में तमिलियंस को आप क्या कहिएगा, उनको भी तो प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको मतलब श्रीलंका में जो बौद्धिस्ट है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके अपने मतलब अगर है तो तमिलियंस को अगर उस तरह से, जिनके लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत तक हो गई देश की, आप उनको क्यों नहीं लेंगे, उनको क्यों? इसमें कमियां हैं और ये बात बहुत शांतिपूर्वक सुनने की जरूरत है। देखिए, कोई भी कानून ड्राफ्ट होता है, बनता है, इम्प्रूव होता है, बार बार उसमें बदलाव होता है, और इसके लिए तमाम विशेषज्ञ जुटाए जाते हैं। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का है या और तमाम कानून के विशेषज्ञ लोगों का है, और इस बात के लिए ओपन हार्टेडली गवर्नमेंट को मदद लेनी चाहिए कानूनी लोगों की और विशेषज्ञ लोगों की, और उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ना कि हम रिजिड होकर ये कहें कि हम तो लागू करेंगे और 24 घंटे में करेंगे, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आएगा तभी लागू करेंगे। तो ये सारी चीजें लोगों को खूब समझ आती है कि आपकी नीयत क्या है, प्रॉब्लम वहां पे है। ये इसको लेकर के पश्चिम बंगाल में जो वो एक खास कम्युनिटी है मटुआ, वो उसको लेते हुए बीजेपी और खासतौर पर दिल्ली की सत्ता में जो लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का ये है कि वो किसी तरह से हमारे बाकी देश भर में जैसे लोग, जी बिल्कुल, ये सारा कहा ही यही जा रहा है कि ये टाइमिंग हो या उस समय भी, ये केवल और केवल बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए हो रहा है। और वो कम्युनिटी जिनको दलित कहा जाता है, जो बाहर से आकर उसमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं बंगाल में, उनका वोट हासिल करना है, क्योंकि उनका कहीं कहीं 40% तक किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आबादी वोटर है। हाँ, तो इसलिए वो चाहिए। 3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी है। तो अब उनको कैसे आप अपने उसमें कहते हैं ना कि ऑब्लाइज करके आप उनका वोट ले लेंगे, तो आपको बंगाल की जो अभी दूर की कौड़ी है सत्ता, जहाँ दीदी एकदम टाइट होके काबिज हैं, वो इतना बड़ा स्टेट जो 40 से ज्यादा मतलब सीटें दिला सकता है, और वहां हार हुई है बहुत बड़ी तरह से, तो उसकी जिद है वो, और कुछ नहीं है। वो यही समझ में तो यही आता है कि ये इसलिए है सारा कुछ। और तब जब आप इतने अपने देश में बेरोजगारी की स्थिति ये है,
आप ला नहीं पा रहे हैं, लोगों को दे नहीं पा रहे हैं जो मदद देनी चाहिए। 5 करोड़ से ज्यादा तो भारतीय 7 करोड़ के करीब तो अभी अभी 10 सालों में चले गए देश छोड़ करके। कोरोना के टाइम पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई, आप जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई, 2024 आ गया है। लेकिन स्थिति तो ये भी है कि आप अपने पड़ोसी देशों से लोगों को अपने यहाँ ले आएंगे। हाँ। जहां ऑलरेडी पहले से महंगाई है, बेरोजगारी है, असमानता है और बेरोजगारी इस काबिल है कि यहाँ के लोगों को आप खाड़ी देशों में भेज दे रहे हैं लड़ाई लड़ने के, इजराइल जाकर के वो सेना में आप भर्ती अपनी जान गंवाने के लिए, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कोई सेवा शर्त को लेकर के। जैसे अपने यहाँ नया सेना भर्ती का जो कार्यक्रम आया है, उसी तरह से आप वहां उनको भेज रहे हैं। सीधे आप लड़ो मरो, लेकिन उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास कुछ ऑलरेडी पहले से ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने लोगों को रोजगार दे सके, तो 4 करोड़ 5 करोड़ लोग यहाँ अगर आ जाते हैं तो उनको क्या देंगे? मुझे नहीं लगता कि भारत की आज की जो स्थिति है उसमें इतना ज्यादा कोई अट्रैक्ट करेगा इंडिया लोगों को कि 4 करोड़ 5 करोड़ लोग उठ के आ ही जाएंगे इंडिया में। ऐसी कोई हमारे पास जन्नत नहीं है फिलहाल जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे लोगों को। हाँ, जहाँ युद्ध की स्थितियां होती हैं वहां इस तरह की चीजें होती हैं कि बड़े पैमाने पे लोगों का मोबिलाइजेशन होता है, लेकिन सच तो यही है ना कि कितनी भी खराब से खराब स्थिति में लोग गाजा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जान दे रहे हैं। अपनी जमीन कोई नहीं छोड़ना चाहता है। हाँ। जो जहां रहता है उसको उस जमीन से लगाव होता है, उस गांव से, उस परिवार, उस पूरे एटमॉस्फेयर से लगाव होता है, उस देश से लगाव होता है। तो जो लोग सब हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें विदेश नीति के तौर पर मैं जो गलती मानती हूँ कि एक साउथ ईस्ट एशिया में आप सबसे बड़ी कंट्री हैं और आपकी एक मजबूत स्थिति इंटरनेशनल लेवल पे है। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अगर इन लोगों के साथ इनके देश में धर्म के आधार पर ज्यादती हो रही है तो आपका नैतिक अधिकार बनता है कि उन लोगों के लिए आवाज उठाएं संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन आप वो नैतिक अधिकार खो चुके हैं क्योंकि आप अपने देश में ही जो अल्पसंख्यक हैं, जो ईसाई हो या मुस्लिम हो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने नहीं दे रहे हैं किसी को। आप अभी की घटना देख लीजिए कि शुक्रवार के दिन सड़क पे एक नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को पुलिस जो है पैर से मार रही है। ये क्या दिखाता है कि आपने यहाँ तक नफरत पहुंचा दी है कि लोगों को जरा भी मर्यादा का ख्याल नहीं रह गया और धर्म के नाम पर सीधे सीधे जेनोसाइड का आह्वान धर्म संसद में किया जा रहा है। तो आप जब अपने देश में धर्म के नाम पर ये माहौल पैदा कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे, कट्टरपंथ के नाम पे लोगों के अंदर इतना नफरत भर दीजिए कि वो किसी को भी मारने काटने को तैयार हो जाए सिर्फ इसलिए कि उसका नाम कुछ आपसे अलग है। तो जब आप अपने देश में ये माहौल बनाए हैं तो आप दूसरों को कैसे उपदेश दे रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं? आप भी तो उन जैसे होते चले जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज और भी है ना कि जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि केवल धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए जा रहे हों उन लोगों को हम यहाँ ले आएंगे। जो एक सवाल बीच में, ये साबित कैसे करेंगे? वही मैं कहने जा रहा था कि आप धर्म के नाम पर लेकर के वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को लेकर के चल रहे हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंतर्गत जितने भी देश आ रहे हैं लगभग उनकी स्थिति जैसे आपकी स्थिति है उससे वो एकदम अलग नहीं है। आज की तारीख में वो चाहे धार्मिक प्लेटफॉर्म पर हो या इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर हो, हम अगर धर्म के द्वारा प्रताड़ित नहीं हैं, हमको अपने देश में काम नहीं मिल रहा है। हम इसी नाते हम अपने आप को बताते हैं कि हम धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, आप हमको शरण दीजिए, हम वहां से यहाँ आ जाएंगे, आप हमको आने दे दीजिएगा। फिर हम जिस लिए आ रहे हैं वो हमारा मोटिव तो पूरा होगा नहीं, किस तरह से उनको समझाएंगे आप? हाँ,
ये प्रॉब्लमेटिक होगा अपने आप में आने वाले दिनों में, अगर इस तरह से आप प्रमोट करेंगे। आप एक तरफ एंट्री कराएंगे लोगों को और दूसरी तरफ आपका जो पुराना प्लान जिस तरह से था उसमें आप बहुत सारे लोगों को बाहरी बता करके भगाने की भी कोशिश करेंगे। तो एक तरफ से आप इंक्लूजन करेंगे, लोग तो यहाँ तक आशंका दिखा रहे हैं कि ये खाली और कुछ नहीं 1-2% के वोट की और जरूरत है 400 पार के लिए, तो वो उसके लिए सारी कवायद की जा रही है, क्योंकि आप वोटों की 5 करोड़ लोगों को एंट्री करा के और उनसे वोटर उनको बना के अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहते हैं, परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं। पर मैं इन सब चीजों को इस तरह से नहीं देखती हूँ। मैं सीधे सीधे मानती हूँ कि जो नैरेटिव बनाया जाना चाहिए दुनिया के लेवल पे, भारत की जो स्थिति पहले रही है वो नेहरू जी के टाइम से लेके अभी तक, जो विदेश नीति के मामले में हम दुनिया में एक तटस्थ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या मूल्यों के आधार पे बात करने वाले देश, शांति प्रिय देश माने जाते रहे हैं, हमारी वो पोजीशन हम गंवा रहे हैं। हम एक किसी के पिछलग्गू दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनकी कॉपी कैट होते चले जा रहे हैं, जिनको हम खुद कहते हैं कि वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। हम खुद भी वैसे ही बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने उस आदर्श को जो संविधान में लिखा हुआ है उसको खुद कानून बना के तोड़ रहे हैं। अब वो तो हेगड़े साहब ने अभी कही दिया है कि हमको 400 पार कराइए, हम उस संविधान को दोबारा लिखेंगे। वो एक अलग, हम ये जैसे कि मान लिया कि एनआरसी के सीए के द्वारा आप पड़ोसी राष्ट्रों के जो लोग हैं वो भी खाली 3, उसमें आपने श्रीलंका को बाहर कर दिया है, म्यांमार को बाहर कर दिया है, भूटान भी शायद इसमें नहीं है, केवल 3 राष्ट्र वहां से आप लेकर के। अगर इस तरह की कोई चीज करनी है, एक आप वसुधैव कुटुंबकम का भी नारा देते हैं, उसकी भी बात करते हैं, तो कोई भी आना चाहे उसके लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं तो सर्वोदय हूँ और जय जगत का नारा मैं तो मानती हूँ कि ये बाउंड्रीज जो है बहुत कृत्रिम है और इंसानों के द्वारा बनाई है। इसी बाउंड्री बनाने में हमारे 4 लाख शहीद हो गए थे, बंटवारा हुआ तो और हम पाकिस्तान का विरोध किस आधार पे करेंगे अगर हम खुद उस बाउंड्री का सपोर्ट करते हैं। तो हम तो मानते हैं कि देश या जो भी ये बाउंड्रीज हैं ये इंसान की जान से कीमती नहीं है। जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा संसाधन है और वो पूरा का पूरा दुनिया के सारे हिस्से से जो है बटोर कर ले जा रहे हैं, उन देशों में बड़ी संख्या में लोग जाके रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे उनके खाने कमाने की व्यवस्था हो पा रही है। अपनी जमीन नहीं तो कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो सबसे बड़ा जो ये संसाधनों का बंटवारा है, डिसबैलेंस है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है कि एक तरफ तो 28 रुपए रोज खर्चा करने वाली 80% आबादी है जिसको आप 5 किलो राशन पे जिंदा रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ आपको 12,000, 14,000, 16,000 करोड़ रुपए जो है चंदे में चाहिए क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। भाई साहब, इतना पैसा क्यों खर्च करना है और किसी पार्टी के पास इतना पैसा क्यों होना चाहिए और क्यों कारपोरेट से आपको इतना मिलना चाहिए? कहाँ आदर्शवाद है ये? तो इससे जुड़ा एक सवाल जो एनआरसी को लेकर के है, क्या हम लोगों की भी स्थिति फिर से जांची जाएगी? हम ये कैसे प्रमाणित, जैसे पिछली बार जो 2019 में सबसे ज्यादा जो घबराने वाली बात थी, जिसमें आसाम को लेकर के वहां भी था कि 15-16 लाख लोगों को जो वर्षों से रह रहे हैं जेलों में ठूसे गए थे और करीब काफी बड़ी तादाद में लोकल लोगों के नाम उससे बाहर हो गए थे। तो हम कैसे, मान लीजिए हम लोग को दे सकते हैं कि हम म्युनिसिपल कमेटी से वहां से आ गया, वो भी कट ऑफ डेट उसमें इम्पोर्टेंट है। आपके देने से कुछ नहीं होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, शायद राशन कार्ड भी हो, और भी कुछ मतलब पैन कार्ड होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या भी तमाम आपके नगर निगम के और बिल वगैरह के होंगे। ये सब चीज से काम नहीं चलेगा, वो 3 पीढ़ी पहले का मांगेंगे। तो वही मैं कहना पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे फादर कहाँ पैदा हुए। अगर गृह मंत्री जी की बात पे भरोसा करें तो अब किसी से कागज नहीं मांगा जाएगा।
जो भारतीय नागरिक हैं उन लोगों से नहीं मांगा जाएगा। और वो जो एनपीआर कराने की बात थी कि डाउटफुल सिटीजन की कैटेगरी, वैसा कुछ अभी नहीं होने जा रहा है, ये आश्वासन दिया गया है। पर अभी तो जो अभी नहीं होने जा रहा है, लेकिन पता नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2 दिन पहले, और उसको बारीकी से कानूनी विशेषज्ञ पढ़ेंगे तो फिर उसमें पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जनगणना वाला मामला जो है, एक तरफ से समाज का 60% जो हिस्सा है वो जाति जनगणना की मांग कर रहा है। वो एक अलग लाइन है। और एक लाइन ये है कि जहाँ पे हम धर्म के नाम पे मतलब जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि डाउटफुल कितने हैं, बाहर से कितने आ गए हैं, अंदर से कितने गए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं और काफी ये खतरनाक स्थिति इसमें चिंताजनक ये है कि ये सारे बॉर्डर इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। ये जितने इस तरह की चीजें खड़ी की जाएंगी ना, उसमें आसाम हो या बंगाल हो या पंजाब और कश्मीर हो, इस तरह के इलाके में जब आप ये चीजें करते हैं तो वहाँ अशांति पैदा होती है और ये ठीक नहीं है। देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की के विवादों को बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना होता है। और ये करते हुए तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि दिख रहे हैं। भले आपकी स्थानीय राजनीति में या आपकी चुनाव की राजनीति में इससे कुछ भी फायदा होता हो, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ और शांति और सद्भाव के साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, इन सब मुद्दों पर काफी अभी कुछ खुलना बाकी है, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी भी पब्लिक के अंदर तो दूर की बात है, हम लोग खुद इसको बहुत ज्यादा विस्तार में क्लियर नहीं हो पा रहा है। वजह ये है ना कि देखिए, आश्वासन आपका मंत्री भले ही कोई बोल देता हो या गृह मंत्री बोलते हो कि किसी का नहीं लिया जाएगा, माहौल नहीं बना, पर आपके जो व्यवहार हैं जिसमें आप किसी के घर पे भी कभी भी बुलडोजर चला देते हैं, कोई भी कागज मांग के, और कभी भी उसको गलत साबित, अनैतिक साबित कर देते हैं, कब्जादार साबित कर देते हैं, और जिस तरह से लगातार नोटिस देकर या बिना नोटिस के ही किसी का भी घर तोड़ा जाता है, किसी को भी खाली कराया जाता है, ये लगातार बढ़ रहा है। कारपोरेट का कब्जा जिस तरह कराया जा रहा है उसमें खतरा बाहर से नहीं है, खतरा अंदर से ही ज्यादा है। तो हर आदमी, ऑब्वियस सी बात है, कोशिश भी यही की जा रही है कि हर कोई डर के रहे। तो जब आप डराने की कोशिश करोगे तो लोग डरेंगे ही ना। तो सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप शासन निर्भयता के साथ लोगों को जीने देना चाहते हैं या आप अपने डर से और आतंक से चलाना चाहते हैं? तो दोनों में तरीके में भिन्नता आ जाएगी। और अभी देखिए, ये मतलब ये मामला आया है जैसे ही वैसे ही हमारे जो सीजेआई हैं उनके बेटे की स्पीच वायरल हो रही है। बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि वो इस कानून के खिलाफ में उन्होंने उसकी कमियां बताते हुए, वो एक लर्नेड वकील हैं और उन्होंने खूब अच्छा भाषण दिया है। वो भाषण बड़ा सुनने लायक है अपने आप में, क्योंकि उसमें वो बहुत बारीकी से क्वेश्चन उठा रहे हैं इस पे कि इस कानून में कितनी काफी लूपहोल्स हैं। तो उन चीजों का भी जवाब दिया जाना चाहिए ना। मैं मानती हूँ कि इसका स्वस्थ तरीके से बहस होनी चाहिए और इस पे सुधार किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप जनगणना की बात कर रहे हैं तो पहले क्लियर करिए कि आप जाति जनगणना कराने जा रहे हैं या नहीं कराने जा रहे हैं। जो मांग है इस देश की तमाम लोगों की, विपक्ष की, वो करने जा रहे हैं या फिर आप फिर वैसे ही रजिस्टर में डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे चीजें अटकी हुई हैं, वो क्लियर कर दीजिए, बात खत्म है। लेकिन अभी ये डाइवर्ट होने वाला नहीं है। एक चीज बहुत साफ साफ बोल देना चाहती हूँ कि हम लोग, सारे लोग और सब लोग भी शांत हैं, नहीं चाहते किसी तरह का बवाल, क्योंकि सामने चुनाव है और हम कोई पोलराइजेशन का मौका नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये मुद्दा बने। तो हम इस पे बिल्कुल आप ठीक है, आपने जो डिक्लेयर किया, आगे आने वाले दिनों में देखें। फिलहाल हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई, हमारी शिक्षा, हमारा ये सारे जो मुद्दे हैं इस देश के, हम उन पे ही बात करना चाहते हैं और आपके चुनाव में उन्हीं चीजों को हाईलाइट किया जाए आने वाले दिनों में। और ये जो भ्रष्टाचार है, जो इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट की मदद से, इस पे बात की जानी चाहिए, बजाय इसके कि फिर से लोगों के अंदर पोलराइजेशन का कोई मुद्दा दिया जाए और कुछ इसी टाइप की आह्वान किया जाए। तो इसलिए बहुत समझदारी के साथ विपक्ष भी चुप है इस मामले को लेकर। चलिए, बहुत अच्छा लगा जागृति जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ समझाया भी। दोस्तों, इस तरह के विचारों के साथ मैं लगातार आपसे बना हुआ हूं और आगे भी बना रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता है
उसे लाइक करें, सब शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।